अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसके टाइप्स ऑफ वेव्स, उनके कॉन्फ़िगरेशन और उनकी नेचर की बुनियादों पर किस तरह से हम इनके टाइप्स बनाते हैं, इससे मुताल्लिक़ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ क्या कुछ बनती हैं, वो अपने हिसाब का लेक्चर के अंदर कुछ हमने डिस्कस की, कुछ आज डिस्कस करेंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल वेव्स इन वैक्यूम इज़। ई कैट 2007 में यह आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि मैकेनिकल वेव्स की वैक्यूम के अंदर क्या कुछ स्पीड होती है। मैक्सिमम, कांस्टेंट, ज़ीरो, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्शन बेटा आपके पास है सी करेक्ट। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपिगेशन के लिए कोई ना कोई आपको मीडिया की ज़रूरत होती है। तो वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, वहाँ इनकी स्पीड बेटा ज़ीरो होती है, यानी कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते। सेकंड एमसीक्यूज़ है when the mechanical waves moving in a rarer medium pass through the denser medium then। ई कैट 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि जब मैकेनिकल वेव्स एक रेयरर मीडियम में से पास करते हुए किसी डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं तो उस वक्त क्या होता है। फ्रीक्वेंसी इज़ कांस्टेंट, वेवलेंथ इज़ इंक्रीज्ड, स्पीड इज़ इंक्रीज्ड। डी ऑप्शन है ऑल का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब कभी भी मैकेनिकल वेव्स रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं। फ्रीक्वेंसी इनकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और स्पीड बेटा इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करेंगे तो आपके पास बेटा रिलेशन बन जाता है v बराबर है एफ लैम्डा, जिसे आपने वेव इक्वेशन पढ़ा था। तो इसके कांस्टेंट हो जाने की वजह से v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेंथ के, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी और स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही हैं। तो इसी बिहाव पर ऑल का ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज़ है द मैकेनिकल वेव्स मूविंग थ्रू द डेंसर मीडियम देन एंटर थ्रू द रेयरर मीडियम। ई कैट 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि मैकेनिकल वेव्स हैं जो कि डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती हैं, फिर एंटर होती हैं रेयरर मीडियम के अंदर। तो इनके लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ कांस्टेंट, वेवलेंथ इज़ डिक्रीज्ड, स्पीड इज़ डिक्रीज्ड। सी है ऑल का ऑप्शन। तो बेटा तीनों चीज़ें, फ्रीक्वेंसी को जब कांस्टेंट करेंगे तो वेवलेंथ और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अभी हमने फार्मूला देखा, तो डेंसर मीडियम से जैसे ही रेयरर मीडियम में एंटर होती हैं तो इनकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है। डी ऑप्शन ऑल का बेटा आपके पास करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज़ है इन वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव। ई कैट 2010 में यह आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सेम स्पीड होती है, सेम वेवलेंथ होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है या ऑल ऑफ दीज। ये तमाम ऑप्शन इनके लिए करेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में बेटा स्पीड ऑफ लाइट के साथ हरकत करती हैं और स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है 3×10⁸। तो ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट है ए। सेम स्पीड इनकी रहती है जब ये वैक्यूम में से पास करती है। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल ट्रैवल फास्टर इन द ग्लास। ई कैट 2010 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि कौन सी रेडिएशन ग्लास में से ज़्यादा फास्ट तरीके से मूव करेगी। इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, ऑल का ऑप्शन। तो यहाँ से बेटा आपके पास रिलेशनशिप कि जब भी मटेरियल में से, चाहे वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हों या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, किसी मीडिया में से पास करती हैं तो मीडिया में पास करते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे तो स्पीड हमेशा वेवलेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो इंफ्रारेड वेव्स जो आपके पास होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनकी बेटा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिक्स्थ एमसीक्यूज़ है इन अ वैक्यूम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट देन द ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। ई कैट 2010 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि वैक्यूम में से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास करती हैं तो इनकी स्पीड कांस्टेंट होती है और वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में क्या कुछ ग्राफ होगा, यही फार्मूला बेटा हमारे पास। अब v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने v को कांस्टेंट रखना है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूविंग इन द वैक्यूम। तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/λ के, यानी कि दोनों इन्वर्स रिलेशन में चले जाएंगे। अब अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में अगर आपके पास इन्वर्स रिलेशन हो तो ऑलरेडी हम अपने इब्तदाई लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और बड़ा ब्रीफली तौर पर हमने इसको सीखा था कि अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में
इन्वर्स रिलेशन आ जाए तो हमेशा इनका ग्राफ क्या बनता है बेटा, हाइपरबोला बनता है। और ग्राफ की स्ट्रक्चर भी मैंने बेटा आपको सिखाई थी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में ग्राफ बनाना चाहेंगे तो बेटा ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है बेटा। और इस ग्राफ को नाम क्या दिया जाता है बेटा, हाइपरबोला का। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। तो ये देखिए इब्तदाई वो सारे कंसेप्ट जो मैं बेटा आपको इब्तदाई लेक्चर के अंदर मैंने प्रोवाइड किए थे वो आपकी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ के अंदर आ रही हैं। सेवन्थ एमसीक्यूज़ है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल इफ़ द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज़ कांस्टेंट देन द ग्राफ बिटवीन द मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स स्पीड इज़। ई कैट 2011 में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है किसी एक वेव की, अगर उस वेवलेंथ को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आप उस पार्टिकल के मास और स्पीड के दरमियान में किस तरह का ग्राफ देखते हैं। तो एज वी नो दैट फॉर द मूविंग पार्टिकल डी ब्रॉगली ने रिलेशन दिया था बेटा वेवलेंथ का, ये h/mv के बराबर। एज वी नो दैट मैस और v के दरमियान में रिलेशन लिखना है तो मैस को यहाँ ले जाए और वेवलेंथ को यहाँ लेके आए, तो m इज़ इक्वल टू h डिवाइडेड बाई लैम्डा v इसको लिखा जा सकता है। h बेटा कांस्टेंट है, ऑलरेडी लैम्डा की कंडीशन उसने कांस्टेंट में डाल दी है, तो दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाने की वजह से m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मास हमेशा उसकी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अब भी देखें इन्वर्स रिलेशन हो जाने की वजह से ग्राफ किस तरह का बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो ऑप्शन आपके पास बेटा सी करेक्ट है। एट्थ एमसीक्यूज है, द रेशियोज ऑफ द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल आर 5:10, then what will be the ratios of the wavelength associated with that moving particle। UHS 2010 में यह आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके मैसेज की रेशियोज उसने हमें बता दी हैं 5:10 है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि उसके वेवलेंथ्स जो एसोसिएटेड होंगी उन मूविंग पार्टिकल के साथ उनकी रेशियोज क्या कुछ होंगी। तो एज वी नो दैट बेटा रिलेशन यही डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने इस्तेमाल करनी है। अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स को कांस्टेंट कर लिया जाए तो h ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट है, वेवलेंथ और मैस के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। अब मैसेज की जो रेशोज़ हैं उनको आपने उलट करना है, यानी कि उनका रिवर्स बनाना है और फिर जाकर आपने वेवलेंथ के साथ एसोसिएट कर देनी है। तो 5:10 था, तो 10:5 उनका रिवर्स आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा बेटा। 9th एमसीक्यूज है, what will be the graph between energy of the moving particle and its wavelength associated with the same particle। PMC 2011 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी एक मूविंग पार्टिकल के लिए उसकी एनर्जी और उसकी वेवलेंथ के दरमियान में क्या कुछ ग्राफ बन जाता है, वो ग्राफ क्या होगा वो बेटा हमने बताना है। एज वी नो दैट बेटा अगर इसको एनर्जी के रिलेशन के अंदर लिखना चाहेंगे वेवलेंथ को तो हमारे पास ये बनता है h/2me और इसका बेटा अंडर रूट, ये रिलेशन हमारे पास बनता है। अब मैस ऑफ द पार्टिकल को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है बेटा, और इधर से h हमारे पास कांस्टेंट है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा e√रूट के इनवर्स के रिलेशन, ठीक है बेटा। अब ये जो आपके पास रिलेशन बन रहा है एक तो इनवर्स है और दूसरा बेटा अगर आप इसको देखना चाहें तो ये एक के ऊपर अंडर रूट है। ऑप्शन है बेटा आपके पास बी करेक्ट, स्टीपर देन हाइपरबोला बनता है अगर एक के ऊपर अंडर रूट हो और दूसरा इनवर्स रिलेशन भी साथ शामिल हो, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। 10th एमसीक्यूज है, इफ़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज 4 टाइम देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल। PMC 2012 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि अगर किसी एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो मोमेंटम है अगर उस मोमेंटम को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वो हमने बेटा इफेक्ट बताना है। तो हेयर इज़ बेटा P बराबर है mv, तो इसी रिलेशन को h/P किया जा सकता है। अब h प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दें तो वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाते हैं। अब मोमेंटम को आपने 4 गुना कर दिया है तो वेवलेंथ 1/4 टाइम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा डी करेक्ट। देखें ये इब्तदाई सारी एमसीक्यूज़ में सिखा चुका हूँ,
कि किस तरह से हमारे फार्मूला बेस्ड कितने कुछ हमारे वहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं एंट्री टेस्ट के। तो मेरी सजेशन है अब बेटा वो बेसिक लेक्चर लाजमी देखा करें, पहले उन 3-4 लेक्चर्स को देख के बैठा करेंगे आया कि हमने आगे एमसीक्यूज क्या कुछ पढ़नी है, तो फिर ये आपको एमसीक्यूज टफ नहीं करेंगे। और देखें ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आई हुई हैं। 11th एमसीक्यूज है, द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज 5 न्यूटन सेकेंड with the wavelength of 2 meter associated with that particle. If the wavelength is 4 meter, then what will be its next momentum? UHS 2011 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक मूविंग पार्टिकल है, हाँ जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका मोमेंटम होता है बेटा पहले 5 न्यूटन सेकेंड। जब उसकी वेवलेंथ को चेक किया जाता है तो उस वक्त उसकी इब्तदाई वेवलेंथ होती है 2 मीटर की। जब इसकी वेवलेंथ 4 मीटर हो जाए तो वो कहता है कि इसका नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा, वो हमने बेटा मोमेंटम बताना है। तो एज वी नो दैट बेटा रिलेशन अभी हमने देखा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा बराबर होता है h डिवाइडेड बाई p। h आपके पास बेटा कांस्टेंट है, इसे हटा दें तो मोमेंटम और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन बन जाए और आपको 3 वैल्यूज़ गिवन हो और 4th अननोन कर दी जाए, तो ये हमने ब्रीफली तौर पर देखा था, मैंने बेटा आपको एक फार्मूला सिखाया था, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1। ये मैंने आपको फार्मूला सिखाया था कि आपने इस तरह का एक फार्मूला बना लेना है फ़ौरन से, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने इन्वर्स करके लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, उसका दूसरा मोमेंटम फाइंड करना है, यानी कि P2 फाइंड करना है। तो P2 की वैल्यू आपके पास P1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इसे लिखेंगे, और यहाँ से P1 पहला मोमेंटम उसने हमें दिया था बेटा 5, पहली वेवलेंथ थी बेटा 2 और सेकंड वेवलेंथ थी 4, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास ऑप्शन बेटा बन जाता है 2.5। ठीक है बेटा, और न्यूटन सेकंड के अंदर 2.5 न्यूटन सेकंड आपके पास बेटा ऑप्शन बनता है बी करेक्ट। 12th एमसीक्यूज है, क्रस्ट ऑफ अ वेव एक्ट एज नम्स 2011 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी एक वेव का क्रस्ट किस तरह से काम करता है बेटा। तो ये बेटा हमेशा कन्वेक्स लेंस के तौर पर काम करता है। कन्वेक्स लेंस के लिए हमने क्या देखा था कि इसकी बैरूनी उभरी हुई सतहें लाइट को आते हुए बेटा उसको क्या कर देती हैं, फैला देती हैं। तो क्रस्ट भी कुछ इसी तरह से ही, ऑप्टिक्स के अंदर जो लफ्ज़ क्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो लाइट को बखेरने के लिए, यानी कि लाइट को डिस्पर्स करने के लिए, लाइट जितनी रेज आ रही हैं उनको दूर दूर फैलाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्रस्ट का। तो इसीलिए इसे सिमिलैरिटी दी जाती है कन्वेक्स लेंस के साथ। ये एमसीक्यूज आई हुई है। 13 एमसीक्यूज है, ट्रफ ऑफ अ वेव एक्ट एज नम्स 2013 में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि ट्रफ किस तरह से काम करता है। ये बेटा कनकेव लेंस के तौर पर काम करता है। जैसे कनकेव लेंस आने वाली रेस को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है, तो ट्रफ भी बेटा इसी तरह से ही सिमिलैरिटी शो करता है। ऑप्टिक्स के अंदर लफ्ज़ ट्रफ हमेशा कनकेव लेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो ऑप्शंस आपने जहन में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी इन वेव्स की टाइप से पिक की जाती हैं। 14 एमसीक्यूज है, इफ़ फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इवन ऑफ पाई देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड एज। पीएमसी 2018 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में फेज डिफरेंस पाई के इवन मल्टीपल हो तब वो पॉइंट्स बेटा क्या कहलाते हैं। उन पॉइंट्स को बेटा नाम दिया जाता है इन फेज का। एक तो हमने देखा था वेवलेंथ के लिहाज से, अब फेज के लिहाज से देख रहे हैं कि फेज आपके पास किस तरह का हो। अगर तो इवन ऑफ पाई होगा तो उनको इन फेज कहेंगे, अगर ऑड ऑफ द पाई होगा तो उनको बेटा आउट ऑफ फेज कहा जाएगा। अगर ना इवन ऑफ पाई बन रहे हैं ना ऑड ऑफ पाई बन रहे हैं तो ना तो वो इन फेज होते हैं ना ही आउट ऑफ फेज होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपने बेटा जहन में रखने हैं जो कि फेज के लिहाज से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की एमसीक्यूज में पूछता है। 5th एमसीक्यूज है, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 3 लैम्डा बाई 4 देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड एज। यूएचएस 2018 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि 2 पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में
जो पाथ डिफरेंस है वो 3 λ/4 है। ये पॉइंट्स किस तरह के होंगे, अब यहाँ गौर करें। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि अगर हमारे पास पॉइंट्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है, अगर लैम्डा के इंटेग्रल मल्टीपल आ जाता है तो इन फेज होंगे, अगर λ/2 के इंटेग्रल मल्टीपल आ रहा है तो हमारे पास आउट ऑफ फेज होंगे। तो ये दो कंडीशंस पढ़ी थी। अब देखिए ये 3/4 ना तो इंटेग्रल मल्टीपल है ना हाफ ऑफ दी लैम्डा के इंटेग्रल मल्टीपल है। तो ये वो ऐसा पॉइंट है जहां पर पाए जाने वाले दोनों पॉइंट्स ना तो इन फेज होंगे ना ही आउट ऑफ फेज होंगे। ऑप्शन बेटा आपके पास रहेगा सी करेक्ट। तो इस तरह से आपने फेज के लिहाज से, आपने पाथ डिफरेंस के लिहाज से दोनों ये पॉइंट्स जहन में रखने हैं, क्योंकि इसमें से हर मर्तबा कोई ना कोई वो एमसीक्यूज उठा लेता है। तो ये थी बेटा आपकी वो एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस करनी थी आपकी टाइप्स ऑफ वेव से। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।